अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साया पॉडकास्ट के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ फ़हद काज़ी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे ठीक होंगे, खुश होंगे। उम्मीद है कि आपको पिछला पॉडकास्ट जो हमारा था वो आपको पसंद आया होगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे पॉडकास्टिंग चैनल पे आए दिन जो है वो इस तरह की कहानियाँ और सच्चे वाक़यात आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि जब मेरी न्यू एपिसोड आती है तो वो आप तक बर वक्त नहीं पहुँच पाती, क्योंकि आप बेल का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं करते। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई सच्चा वाक़या या अपनी कोई कहानी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर भी आपके सामने शो हो रहा है, वहाँ पे आप अपनी आवाज़ में अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे बेसिकली जो आप कहानियाँ सेंड करते हैं या करेंगे, तो उसको बेसिकली वो मैं नरेट नहीं करूँगा, वो आपकी अपनी ही आवाज़ में आपकी एक्चुअल कहानी जो है वो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई जाएगी और आपकी अपनी ही आवाज़ में उसको अपलोड किया जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी कहानी है या कोई सच्चा वाक़या आपके साथ पेश आया है लाइफ में, तो आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना वॉइस मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे मुझसे कि आपने ये इस टाइप की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और ये हॉरर स्टोरीज से रिलेटेड ही पॉडकास्टिंग को स्टार्ट क्यों किया है। तो बेसिकली इसके पीछे एक बहुत तवील कहानी है, बहुत लंबी स्टोरी है, जो इंशाल्लाह मैं आने वाले अपने जो वीडियोस हैं उनमें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्चुअली ये सिलसिला जो है ये बहुत पुराना है, जो कि मेरे जो दादा थे वहाँ से ही चला आ रहा है। मेरे जो दादा हैं वो बेसिकली गुजर खान शहर के बहुत जाने माने हकीम भी थे और बाय प्रोफेशन वो एक गवर्नमेंट के जो है वो टीचर भी थे, कह सकते हैं कि आप हेड मास्टर थे वो। और हिकमत भी उनका जो है वो पेशा था, और इसके साथ साथ रूहानियत के साथ उनका एक बहुत तवील उनका जो है वो बैकग्राउंड था, जो कि उनको उनके वालिद साहब की तरफ से मिला था। वक्त के साथ साथ वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र हुई मेरी दादी में, दादी के बाद मेरे वालिद साहब में, वालिद साहब के बाद आगे फैमिली के एक दो मेंबर्स हैं उन तक पहुंची। और कुछ चीज़ें जो है वो मुझे भी उनकी तरफ से मिली हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल लाइफ इतनी तेज़ी से चल रही है, इतनी मसरूफियत होती है कि इतना टाइम नहीं होता, और ना ही इस चीज़ की तरफ आपको पता है कि इन मामलात में जो है ना वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा परहेजगार होना पड़ता है और काफ़ी मामलात होते हैं। तो ये रीज़न है क्योंकि मेरे दादा जो थे उनका रूहानियत का सिलसिला कुछ इस तरह का था कि वो बहुत ज़्यादा उनके लोग मुरीद भी थे और काफ़ी लोगों का उन्होंने इलाज भी किया। हिकमत में उन लोगों का इलाज करते थे, रूहानी इलाज करते थे। और जहाँ तक मैंने सुना है अपने वालिद साहब से, अपनी दादी से, तो वो बताया करती थी कि उनके बेश बहा जो है वो मुरीद हुआ करते थे और वो काफ़ी लोगों की वो हाज़िरियाँ करवाया करते थे। तो आप तो जानते हैं कि जिन लोगों के ऊपर आसेबी असरात होते हैं या सेब होता है, तो उनके अंदर जब ऐसा कोई मरीज़ उनके पास आता है तो उस पे हाज़िरी करवाई जाती है, उस मखलूक के साथ जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है, बात की जाती है। और खैर ये बहुत एक लंबी बहस है, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जिन्नात कितने किस्म के होते हैं, क्या हिसाब किताब होता है इनका। तो एनीवेज़ आज की जो कहानी है वो हमें भेजी है लाहौर से, ठीक है, और जिन्होंने हमें भेजी है इत्तफाकन उनका नाम भी फ़हद है, ठीक है। तो कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो आप अकेले इस कहानी को सुन रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द हसार ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत है कि कुछ लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। क्योंकि ऐसी जो मखलूक़ात होती हैं वो बेसिकली जब आप उनका जिक्र करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो वो अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, अपना जिक्र सुन के दिलचस्पी का इजहार करती हैं और वो आपके करीब आकर जो है वो सुनती भी हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि आपके इर्द गिर्द के जो माहौल होता है उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि वो अपने होने का एहसास दिलाने लग जाती हैं आपको। तो अपने इर्द गिर्द हसार बांध लें, और हसार बांधने के बाद इंशाल्लाह ताला आप इस कहानी को सुने, बहुत आप इंजॉय करेंगे। और तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम फ़हद भाई, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी कहानी को आप अपने इस पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्चा वाक़या है, जो कि मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहा था। ये वाक़या 2017 का है। इस वक्त मैं एक छोटे प्रोडक्शन हाउस के साथ फ्रीलांसिंग पर काम करता था। हमें एक पुरानी सरकारी कोठी में 3 दिन का शूट करना था।
एक डॉक्यूमेंट्री के लिए जो कि खाली इमारतों पर बन रही थी। ये कोठी 1950 की दहाई में बनी थी। महकमा माल के एक अफसर की रिहाइश थी। बाद में उनकी रिटायरमेंट के बाद उसे खाली छोड़ दिया गया था। फिर किसी और को अलॉट नहीं किया गया, शायद मेंटेनेंस की वजह से या शायद फिर किसी और वजह से। हमें ये बताया गया था कि जगह बिल्कुल महफूज है, सिर्फ गर्दो गुबार ज़्यादा है। मैं और कैमरामैन इमरान सबसे पहले वहाँ पहुँचे। वो पहर का वक्त था, तकरीबन दोपहर का टाइम होगा जब हम वहाँ पर पहुँचे। जून का महीना था और शदीद गर्मी थी। दरवाज़ा एक पुराने जंग आलू ताले से बंद था। महकमा के आदमी ने आकर ताला खोला और बस इतना कहा कि ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लीजिएगा, बस शाम के बाद कोशिश करिएगा कि घर से बाहर निकल जाएं। हमने हल्का सा हंसकर बात को टाल दिया कि यूं ही ये ऐसे ही कुछ कह रहा होगा हमें। कोठी के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहली चीज़ जो हमें महसूस हुई वो थी खामोशी। ये वो खामोशी थी जो वीरान जगहों में होती है। ये बोझल खामोशी थी। एक अजीब सा बोझ था, एक अजीब सा वजन महसूस होता था जैसे ही हम उसके अंदर गए। जैसे कोई वहाँ पे मौजूद हो मगर छुपा हुआ हो और हमें छुप के देख रहा हो। कमरे बड़े बड़े थे, दीवारों पर नमी के निशान थे, मगर अजीब ये बात थी कि कुछ दीवारें ताज़ा साफ की गई महसूस हो रही थी, जैसे अभी हाल ही में किसी ने पानी से इनको धोया हो। हमने शूट सेट किया और काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद इमरान ने कहा, फहद भाई आपको भी लग रहा है कि कोई देख रहा है? और वाकई ही ऐसे ही फीलिंग्स आती थी, ऐसा महसूस होता था कि जैसे हमें कोई छुप के देख रहा है। मैंने मजाक में कहा, हाँ पुराने अफसर की रूह कैमरा चेक कर रही होगी। हम दोनों हंसे मगर दिल में अजीब सी खाली जगह रह गई। अजीब सा शक और एक अजीब सा वहम हमारे जो दिल में था, वो एक खौफ सा एक बैठ गया हमारे दिल में। इसी तरह एक रात गुजर गई। हमने उस बात को आई गई कर दिया। हमें लगा कि बस यूं ही हमें हमारा वहम है शायद। लेकिन दूसरी रात जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती थी, यानी कि जो बेसमेंट की तरफ जाती थी, हमने रात वहीं रुकने का फैसला किया ताकि अगले दिन हम काम को ज़रा जल्दी शुरू कर सकें। मेरे लिए एक छोटा कमरा ऊपर दिया गया जिसमें सिर्फ एक पुराना पलंग, पंखा जो कि ख़राब था, चलता नहीं था, और एक पुराने ज़माने की पुरानी सी खिड़की थी वहाँ पर। रात 11:30 बजे इमरान सो गया। मैं नोट्स लिख रहा था कि अचानक नीचे से किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे की चीज़ या लोहे का जो फर्नीचर होता है कोई ज़मीन पे या फर्श पे खींच रहा हो, और उस तरह की जो आवाज़ पैदा होती है बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ रही थी। मैं नीचे गया, सब कमरे खाली थे, फिर भी मुझे वो जगह नज़र आई जिस पर पहली बार गौर ही नहीं किया था। जीने का एक दरवाज़ा जो बेसमेंट की तरफ जाता था। जब मैंने जाकर देखा तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, लेकिन नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने इमरान को फटाफट उठाया, हम दोनों नीचे गए। नीचे कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी सी कुर्सी, एक अलमारी और दीवार पर चॉक से लिखा हुआ था, यहाँ बैठने वाला वापस नहीं जाता। अब ये लिखाई कुछ इस तरह की थी कि जैसे किसी ने अपने हाथ से इसको लिखा हुआ हो, हैंड रिटन जो होता है। इमरान ने कहा ये किसी फिल्म का डायलॉग होगा। हम दोनों फिर ऊपर आ गए। हमने भी इसको फिर से सीरियस नहीं लिया, मजाक में टालकर हम लोग ऊपर आ गए, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस होने लगी। इसी तरह तीसरा दिन जब हमारा हुआ वहाँ पे स्टे का, हमें वहाँ पे रहते हुए 3 दिन हो चुके थे, तो एक अजीब सी फीलिंग्स आई जैसे खिड़की से किसी ने झांका हो। दोपहर के वक्त मैं सीढ़ियों के करीब से गुजर रहा था तो ऊपर कमरे की खिड़की में हरकत महसूस हुई। खिड़की हल्की सी मूव हुई जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि जब हम किसी कमरे के बाहर खड़े होकर खिड़की को हल्का सा हटाकर खोलकर उसको अंदर की तरफ झांकते हैं, तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स हो रही थी। उस साइड से ऐसे लगता था कि जैसे उस खिड़की को कोई खोल कर हमें देखने की कोशिश कर रहा है। मैं ऊपर गया, कमरा फिर से खाली था, मगर खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ के निशान थे, गीले जैसे पसीना या नमी से बने हुए होते हैं। जैसे कोई खिड़की के शीशे पे गीला हाथ लगा देता है, वैसी फीलिंग्स आ रही थी। मैंने इमरान को बुलाया, मगर निशान आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। यानी कि जब मैंने इमरान को बुलाया और जब इमरान वापस आया तो जब देखा तो इतनी देर में वहां से वो निशान गायब हो चुके थे। इसी दिन शूट भी हमारा ख़त्म होना था। शूट ख़त्म हो गया, हम सामान पैक करने लगे तो इमरान ने कहा कि फहद भाई ये मत कहना कि ये सब हमारा वहम था। मैंने भी खामोशी से सर हिला दिया। फिर हम दोनों ने वो कमरा दोबारा चेक किया। पलंग के नीचे जब हमने गौर किया, देखा
तो वहाँ पे एक बहुत ही पुराना मतलब गर्द आलूद अखबार का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी हेडलाइन, एक सुर्खी थी और उस पे लिखा हुआ था कि महकमा माल का अफसर बेटे के कत्ल के बाद पुरसरार तौर पर गायब। जब हमने ये पढ़ा, इसको देखा, तो हमारे तो सान खता हो गए और घबराहट से हमारी बुरी हालत हो गई। तो इसीलिए फिर हमने जब इस तरह की चीज़ देखी और हमें पहले भी वहम था, शक था, लेकिन जब हमने ये न्यूज़ देखी उस अखबार के ऊपर, तो ये शायद उसी के बारे में थी जो शख्स पहले यहाँ पे रहा करता था। खैर, हमने फिर वो कोठी छोड़ दी, कभी पलट कर नहीं गए उस तरफ। बाद में पता चला कि वो अफसर अपने बेटे के कत्ल के बाद कुछ दिनों तक खुद तन्हा उस कोठी में रहता रहा है, काफ़ी अर्से तक, और फिर अचानक किसी दिन जो है वो उसका कोई अता पता नहीं था, अचानक वो गायब हो गया, कभी वापस नहीं आया, ना लाश मिली, ना खबर, बस कोठी बंद कर दी गई। और ये राज आज तक ही एक राज है कि वो कोठी बंद क्यों है, क्या वो शख्स वहाँ पे मौजूद था, क्या जो बेसमेंट की तरफ जाने वाला बंद दरवाज़ा था, क्या उसके पीछे उसकी लाश थी या उसकी रूह थी, ये सवाल आज भी मौजूद है। वो दरवाज़ा जो बेसमेंट की तरफ जाता था आज भी बंद है और शायद वो कुर्सी आज भी खाली नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी फ़हद की भेजी हुई कहानी जो कि आपके साथ शेयर की गई है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे इस चैनल पे बहुत ही दिलचस्प ऐसी कहानियाँ और ऐसे वाक़यात भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस किए हैं, अपनी आँखों से देखे हैं, और ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वो अच्छे लगेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज के इस पॉडकास्ट से इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ मेरे एक न्यू एपिसोड में, एक न्यू पॉडकास्ट के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।